सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की जिंदगी में 26 जुलाई 1982 का दिन एक काला श्राप बनकर आया। उस दिन वो बैंगलोर यूनिवर्सिटी में अपनी फिल्म कुली की शूटिंग कर रहे थे। मनमोहन देसाई ने इस फिल्म की शूटिंग बैंगलोर में इसलिए रखी थी क्योंकि बंबई में लोकल ट्रेन्स का शोर बहुत ज्यादा होता है। खैर, उस दिन अमिताभ को एक फाइट सीन शूट करना था जिसमें विलेन पुनीत इस्सर को उन्हें घूंसा मारकर टेबल पर गिराना था। बाय द वे, ये एक्टर पुनीत इस्सर की जिंदगी का पहला रोल था। अमिताभ से कहा गया कि आप बॉडी डबल यूज कर लीजिए, लेकिन वो बोले कि खुद ही करता हूं, नहीं तो सीन जेन्युइन नहीं लगेगा। और कुली के बाकी एक्शन सीन्स के मुकाबले ये वाला एक्चुअली काफी सिंपल ही था। इससे पहले अमिताभ ट्रेन की बोगी से कूद चुके थे और सीढ़ियों से गिरने का भी एक सीन कर चुके थे। तो इस फाइट सीन के लिए सब कुछ तैयार था। लाइट्स ऑन हुई, कैमरा रोल हुआ और डायरेक्टर ने एक्शन बोला। पुनीत इस्सर ने अमिताभ को घूंसा मारा और वो टेबल पर जा गिरे। शॉट ओके होते ही सेट पर तालियां बज उठी। सबको लगा सीन बेहतरीन शूट हुआ है। अमिताभ भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने पेट में हल्का सा दर्द महसूस किया। किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि बाहर से कोई चोट नजर नहीं आ रही थी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। टेबल का एक कोना उनके पेट में अंदर तक चुभ गया था। अमिताभ को दर्द हो रहा था, लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं निकली। इसलिए फिल्म की टीम और खुद अमिताभ ने इसे हल्की चोट समझा। पेट पर 2 बार मलहम लगाया गया, लेकिन जब दर्द कम ही नहीं हुआ तो वो अपने होटल वेस्ट एंड चले गए, जिसे उन्होंने 2 हफ्तों के लिए बुक कर रखा था। दर्द बढ़ने लगा, डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने जांच की, लेकिन कोई गहरी चोट नहीं मिली। बस दर्द की दवा देकर आराम करने की सलाह दी गई। अगले दिन भी दर्द कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। चिंता बढ़ने लगी और अमिताभ के पर्सनल डॉक्टर KM शाह को तुरंत बुलाया गया। वो अमिताभ की हालत देखकर घबरा गए और उन्हें तुरंत बैंगलोर के सेंट फिलोमिना हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। हॉस्पिटल में एक्सरे किया गया, लेकिन उसमें भी कोई बड़ी चोट नजर नहीं आई। हालांकि मेडिकल एक्सपर्ट्स को शक जरूर हुआ कि कोई अंदरूनी चोट हो सकती है, इसलिए कुछ और टेस्ट कराने की सलाह दी गई। अब अमिताभ की तकलीफ बहुत ही असहनीय हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने फिर से एक्सरे किया, लेकिन नतीजा वही रहा, कोई गंभीर चोट नहीं दिखी। फिर डॉक्टर्स ने एक्सरे को बारीकी से देखा तो डायफ्राम के नीचे गैस का एक छोटा सा निशान नजर आया। ये संकेत था कि अमिताभ की इंटेस्टाइन में कहीं से लीकेज हो रही है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसके बाद तो अमिताभ की तबीयत बहुत बुरी तरह बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार हो गया, लगातार उल्टियां होने लगी और उनकी धड़कन 1 मिनट में 72 की जगह बढ़कर 180 हो गई। फिल्म यूनिट के आग्रह पर वेल्लोर के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर HS भट्ट को बुलाया गया। उन्होंने रिपोर्ट्स देखने के बाद कहा, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, वरना जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इन्फेक्शन तेजी से पूरे शरीर में फैल चुका है। दोपहर करीब 2:30 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। जब डॉक्टरों ने अमिताभ का पेट चीरा तो जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। छोटी आंत फट चुकी थी, पेट की अंदरूनी झिल्ली यानी पेरिटोनियम फट गई थी। गंभीर इन्फेक्शन पूरे पेट में फैल चुका था। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति थी जिसमें इंसान अमूमन 3 से 4 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता, लेकिन अमिताभ 3 दिन तक इस हालत में मौत से जूझते रहे। डॉक्टर्स ने पेट की सफाई की, फटी हुई आंत को सिला और जरूरी इलाज किया, लेकिन कहा जाता है कि इस हादसे से पहले भी अमिताभ की सेहत पूरी तरह ठीक नहीं थी। उन्हें एस्थमा था, पीलिया के कारण उनकी एक किडनी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं थी, उन्हें डायबिटीज भी था। इसलिए ऑपरेशन के बाद भी अमिताभ की हालत गंभीर बनी रही। उन्हें लगातार दवाइयां और मेडिकल सपोर्ट दिया गया, लेकिन एक और सर्जरी करने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं था। हादसे के 5 दिन बाद उन्हें बॉम्बे लाया गया। ये सफर भी आसान नहीं था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। अमिताभ को देखने के लिए एयरपोर्ट पर लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया था और जिस लिफ्ट में उन्हें ले जाया जा रहा था वो भी थोड़ी देर के लिए जाम हो गई थी। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचकर जब उनका इलाज शुरू हुआ तो एक और बड़ा धक्का लगा। उनकी सर्जरी के टांके फट गए थे। तुरंत एक और ऑपरेशन करना पड़ा। इस बार हालत और भी गंभीर हो गई। सर्जरी के बाद अमिताभ 14 घंटे तक होश में नहीं आए। डॉक्टर्स को लगने लगा कि सब खत्म हो गया है। ब्लड प्रेशर लगभग 0 था। दिल की धड़कन रुकने के कगार पर थी। डॉक्टरों ने करीब करीब जवाब ही दे दिया और पूरे देश में सनसनी मच गई।
अस्पताल के बाहर हजारों लोग दुआ कर रहे थे। सिमी गरेवाल के शो में जया बच्चन ने बताया, मैं अस्पताल पहुंची जहां मेरे देवर ने मुझे ऊपर ले जाकर हिम्मत रखने को कहा और फिर मुझे ये बताने की कोशिश की कि शायद अब अमिताभ का बचना मुश्किल है, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं थी। मुझे लग रहा था नहीं, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे हाथ में हनुमान चालीसा थी, लेकिन मैं उसे भी पढ़ नहीं पा रही थी। तभी डॉक्टर दस्तूर वहां से गुजरे और बोले, सिर्फ आपकी प्रार्थनाएं ही अब उनकी मदद कर सकती हैं। लेकिन मैं जैसे सुन्न हो चुकी थी। बाहर से देख रही थी कि कैसे डॉक्टर्स उनके दिल को पंप कर रहे थे, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। और फिर अचानक अमिताभ के पैर की एक उंगली हिली। जया बच्चन ने इसे नोटिस किया और चिल्लाई, वो जिंदा है, मैंने देखा, प्लीज आप लोग कोशिश नहीं छोड़ना। डॉक्टर तुरंत हरकत में आए। डॉक्टर वाडिया बोले, मैं एक आखिरी चांस लेना चाहता हूं, और उन्होंने अमिताभ के शरीर में भारी डोजेस में एड्रेनालिन और कॉर्टिजोन के इंजेक्शंस पंप करना शुरू कर दिया। करीब 40 इंजेक्शन एक के बाद एक, और फिर हुआ चमत्कार। अमिताभ होश में आ गए। उस वक्त हॉस्पिटल के बाहर और पूरे देश के अंदर उनकी जिंदगी के लिए जबरदस्त प्रार्थना, हवन और दुआ चल रही थी। हजारों आम लोग अपने शरीर का कोई भी हिस्सा देने को तैयार थे जिससे अमिताभ की जान बच सके। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के बाहर लोग डेरा डालकर बैठे थे, बस उनकी सेहत की ताजा खबर सुनने के लिए। धर्म, भाषा और जाति, सारी दीवारें गिर गई थी। हर कोई बस एक ही प्रार्थना कर रहा था, अमिताभ बच्चन ठीक हो जाएं। अरविंद पांड्या नाम के उनके एक फैन ने तो हद ही कर दी। वो बड़ौदा के सिद्धि विनायक मंदिर से लेकर बंबई के सिद्धि विनायक मंदिर तक 400 किलोमीटर उल्टा भागे अमिताभ की जिंदगी की दुआ मांगने के लिए। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी सेहत से जुड़ी खबरें देने के लिए विशेष स्लॉट बनाए ताकि पूरा देश जान सके कि उनका सुपरस्टार कैसा है। अभिषेक आज भी याद करते हैं 1982 का वो दिन जब वो अपने पापा को देखने हॉस्पिटल गए थे और इतनी सारी ड्रिप्स और वायर्स देखकर पूछने लगे कि ये क्या है। तो अमिताभ ने उनसे कहा, ये पतंग की तार हैं, तुम्हारे लिए लाया हूं। और मैं सोचता, तो पापा मुझे इन पतंगों से खेलने क्यों नहीं देते। बाद में डॉक्टर शाह ने एक इंटरव्यू में बताया कि हॉस्पिटल में अमिताभ जब ठीक हो रहे थे तो उनसे बार बार पूछते, डॉक्टर साहब मैं फिर से एक्टिंग कर पाऊंगा ना। और मैं कहता, हाँ जरूर कर पाओगे, लेकिन अगर ना कर पाए तो क्या करोगे। उस पर अमिताभ कहते, तो मैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के बाहर दूध बेचना शुरू कर दूंगा, आखिर हूं तो भैया ही ना। ये हादसा सिर्फ बॉलीवुड के इतिहास में ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के सबसे भावुक पलों में से एक माना जाता है। सोचिए, अमिताभ बच्चन का कितना प्रभाव था कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी खुद उनसे मिलने आई, उनके माथे को चूमा, और जब अमिताभ ने धीरे से कहा, आंटी मैं सो नहीं पा रहा हूँ, तो वो उनकी हालत देखकर रो पड़ी। उनके बचपन के दोस्त और इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने भी अमेरिका का अपना दौरा रद्द कर दिया ताकि वो अमिताभ के पास आ सकें। इस कहानी से जुड़ा एक अजीब संयोग भी है। अमिताभ बच्चन को उसी रात स्मिता पाटिल का एक अनोखा फोन कॉल आया था जिस रात उनका ये हादसा हुआ। अमिताभ ने खुद बताया, मैं बैंगलोर में कुली की शूटिंग कर रहा था। देर रात करीब 2 बजे मेरे होटल के कमरे में स्मिता ने फोन किया। मैं चौंक गया क्योंकि मैंने उनसे पहले कभी इतनी रात को बात नहीं की थी। लगा कि कोई जरूरी बात होगी, इसलिए मैंने फोन उठाया। स्मिता ने मुझसे पूछा, क्या आप ठीक हैं, आपकी तबीयत ठीक है। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके बारे में एक बहुत बुरा सपना देखा था और इसी वजह से इतनी रात को फोन किया। अगले ही दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। अमिताभ बच्चन 2 अगस्त 1982 को अपना दूसरा जन्मदिन मानते हैं क्योंकि इसी दिन उन्हें लगभग मृत अवस्था से वापस जीवन में लाया गया और उनकी सेहत में सुधार शुरू हुआ। बाद में अमिताभ ने फिल्म कुली की शूटिंग पूरी की, लेकिन इस बार स्क्रिप्ट में बदलाव किया गया। निर्देशक मनमोहन देसाई ने पहले फिल्म के अंत में उनके किरदार इकबाल की मौत दिखाने की योजना बनाई थी, लेकिन इस हादसे के बाद अमिताभ के जीवन मृत्यु के संघर्ष को देखते हुए अंत को बदल दिया गया। फिल्म कुली के उस फाइट सीन के दौरान जब अमिताभ घायल हुए थे, उसी क्षण को दर्शाने के लिए एक विशेष टाइटल कार्ड जोड़ा गया जिससे दर्शकों को पता चल सके कि ये वो सीन था जब ये दर्दनाक हादसा हुआ था। फिल्म 3 दिसंबर 1983 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और सुपर हिट साबित हुई। ऋषि कपूर, रति अग्निहोत्री, कादर खान, वहीदा रहमान और सुरेश ओबरॉय जैसे दिग्गज कलाकारों से सजी ये फिल्म 1983 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी।
बाद में अमिताभ ने एक इंटरव्यू में बताया, सबसे बुरा वक्त वो होता है जब आपको एहसास होता है कि आपका पूरा शरीर अंदर से ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आप पहले पूरी तरह स्वस्थ थे, जिंदगी और एनर्जी से भरे हुए थे, लेकिन अचानक पता चलता है कि आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, आपकी उंगलियां नहीं हिल रही, आपके पैर आपको सहारा नहीं दे पा रहे हैं। पूरा शरीर बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका होता है, लेकिन आपको याद है कि बस कुछ दिन पहले तक तो सब ठीक था, तो अब ये क्यों काम नहीं कर रहा। बहुत मुश्किल होता है इस चीज को एक्सेप्ट करना। वो बहुत डरावना वक्त था। अमिताभ ने वाकई अपनी 75% ताकत खो दी थी। वो चलना तक भूल गए थे। 3 महीने की कड़ी फिजियोथेरेपी के बाद वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सके। इलाज के दौरान उन्हें 200 डोनर्स से 60 बोतल खून चढ़ाया गया, लेकिन उनमें से एक या शायद ज्यादा हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड था। हालांकि अमिताभ अपनी चोट से उबर गए, लेकिन साल 2000 में उन्हें पता चला कि इस इन्फेक्शन की वजह से उन्हें लिवर सिरोसिस हो गया है, जिससे उनके लिवर का 75% हिस्सा खराब हो गया। अब बात करें पुनीत इस्सर की, तो ये हादसा उनके लिए भी किसी सदमे से कम नहीं था। वो पूरी तरह गिल्ट से भर गए, बहुत परेशान थे। जब अमिताभ की तबीयत थोड़ी सुधरी और उन्हें इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने खुद मनमोहन देसाई से कहा कि पुनीत को अस्पताल लेकर आओ। जब पुनीत ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे, तो वहां मीडिया और फैंस की भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने तो पुनीत इस्सर को गालियां भी दी। अमिताभ ने पुनीत को दिलासा दिया और अपनी खुद की कमजोरी के बावजूद उनके कंधे पर हाथ रखकर कमरे से बाहर आए, फैंस और प्रेस के सामने। क्या आप जानते हैं, घायल होने से एक दिन पहले अमिताभ बच्चन ने कादर खान से कहा था कि अब आपका काम यहाँ खत्म हो गया है, बॉम्बे जाकर अपनी फिल्म जाहिल की शूटिंग की तैयारियां करें। कादर खान बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि इस फिल्म से वो निर्देशक के रूप में डेब्यू करने वाले थे, जिसमें अमिताभ बच्चन और जया प्रदा भी थे। लेकिन अगले ही दिन जब कादर खान को अमिताभ बच्चन के हादसे की खबर मिली, तो वो तुरंत बैंगलोर वापस पहुंचे। इसके बाद जाहिल फिल्म बंद हो गई। साथ ही ऋषिकेश मुखर्जी की औकात, रमेश सिप्पी की शतरंज और अमजद खान की लंबाई चौड़ाई भी रद्द कर दी गई। कुली वाले हादसे के बाद शारीरिक तकलीफों ने अमिताभ का पीछा कभी नहीं छोड़ा। आज भी उनका बायां कंधा थोड़ा सा झुका हुआ है, जो 1964 में एक सर्जरी का नतीजा है। उस वक्त एक साधारण गांठ को निकालने के दौरान गलती से उनकी एक नस कट गई थी। कुली की शूटिंग के हादसे के 1 साल बाद मैसूर में होटल की सीढ़ियां चढ़ते वक्त उनकी टांगों ने अचानक जवाब दे दिया। वो पानी भी निगल नहीं पा रहे थे। जब बालों में कंघी करते तो उनका हाथ गिर जाता था। बाद में दिवाली पर उनके बाएं हाथ में एक पटाखा फट गया, जिससे पूरा हाथ कलाई से ऊपर तक फिर से बनवाना पड़ा। उनकी उंगलियों को दोबारा हिलाने में 1 महीने की एक्सरसाइज लगी। फिल्म शराबी में जब उनके हाथ में ग्लास टूटता है, तो उसमें जो खून दिखता है वो उनका अपना है। कभी कभी उनकी दाईं आंख में अचानक तेज चमक दिखती है। डॉक्टरों ने कहा है कि ये रेटिना और कॉर्निया के बीच के गैप की वजह से है, जिसका कोई इलाज नहीं। माइस्थीनिया ग्रेविस नाम की मांसपेशियों की बीमारी से भी अमिताभ जूझ रहे हैं। ये ला इलाज है, लेकिन दवाओं से काबू में रहती है। अमिताभ अक्सर कहते हैं कि मेरे शरीर की रक्षा के लिए तो बॉडीगार्ड हैं, लेकिन मुझे अपने ही शरीर से बचाने के लिए डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है। उनके पास हमेशा 2 डॉक्टर होते हैं, खासकर 2006 में हुई इंटेस्टाइन्स की कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के बाद। वो खुद मानते हैं कि उनका शरीर अब एक युद्ध का मैदान बन चुका है, लेकिन वो हमेशा से कठिनाइयों पर विजय पाने वाले विजय थे और रहेंगे। हिंदी फिल्मों के वो शहंशाह जिनके ताज का हकदार उनके बाद कोई नहीं बन सका।